दूसरा तुम बताओ। अनल, बयार, ये सब सवाल की है। नहीं, अनल मतलब आग होता है, अनिल मतलब आग होता है। हाँ, ये कभी बड़ा सब्जेक्शन नहीं है। डिस्टर्ब हो रहा है क्या उधर से? चलिए है वहाँ कहना तो बहुत होता है इससे, बहुत गर्मी यहाँ से लग रही है। चलो हम ऊपर से पवन के बारे में देखिए। पवन में थोड़ा सा लिख दीजिए। पवन एक स्थान से एक निश्चित दिशा को चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। इसकी गति में तापमान, वायुदाब एवं वायु का घनत्व सेंटेंस बताओ। इसकी गति में तापमान, वायुदाब एवं वायु का घनत्व प्रमुख कारक होते हैं। पैराग्राफ चेंज करिए। धरातल पर वायु प्रवाह का संबंध वायुदाब से है। वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यदि पृथ्वी स्थिर होती तब इन पवनों की गति कुछ और होती। इसकी पृथ्वी की गति के कारण ही विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब और ध्रुवों पर उच्च वायुदाब होता है।
पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण और फेरेल के नियम के फेरेल के नियम के अनुसार, नियम या सिद्धांत के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवनें उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवनें अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि हमारे वायु की जो गति होती है दो तरीके से प्रभावित होती है, एक पृथ्वी की घूर्णन के कारण और एक फेरेल का नियम। फेरेल का नियम ये कहता है कि जब कोई वायु चलती है तो ये अपने उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तरफ मुड़ जाती है। हमने आपको जब मैं आपको मानसून बताता हूँ कि जैसे ही ये हिंद महासागर से जो पवन चलती है, यहाँ क्या करती है, यहाँ दो भागों में जाती है। फेरेल का नियम भी काम करता है कि ये दाहिनी तरफ चली जाती है। अगर फेरेल का नियम नहीं होता तो ये दाहिनी तरफ नहीं जाती। मानसून को हमने आपको बताया है कि जैसे ही विषुवत रेखा को क्रॉस करती है वैसे ही हमारी जो मानसून रेखाएं हैं, धाराएं दो भागों में जाती हैं। तो दो भागों क्यों बढ़ती हैं? एक तो एक भाग फेरेल के नियम के अनुसार दाहिनी तरफ मुड़ जाती है और एक सीधा कहाँ चली जाती है, इस तरफ चली जाती है, जो कि इसका थोड़ा सा आंशिक भाग होता है। मतलब कि उन हवाओं का अधिकतर भाग फेरेल के नियम के अनुसार दाहिने तरफ मुड़ जाती है और थोड़ा बहुत अंश जो होता है वो सीधा मुड़ता है। तो आपको बस मोटा ये याद रखना है कि वायु एक निश्चित दिशा की ओर चलती है। वायु प्रभावित करने वाले तापमान, वायुदाब और वायु का जो घनत्व होता है वो होता है। और वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। और तीसरा क्या है कि इसकी दिशा बदलने के लिए दो नियम काम करते हैं, एक तो पृथ्वी की घूर्णन गति और एक फेरेल का नियम। इतना चीज आपको इसमें याद रखनी है। पवनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थानीय या सनातनी पवनें। नंबर 2 स्थानीय या स्थानीय, ऊपर वाले को स्थानीय अस्थानीय। अस्थायी या सनातनी पवनें। नंबर 2 स्थानीय या अस्थायी पवनें।
देखिए अस्थाई पौने लिखिए, ये पौने सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर निश्चित दिशा की ओर चलती रहती है। इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है। इनकी उत्पत्ति समस्त ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च तथा निम्न वायुदाब से संबंधित है। इसका मतलब समझा, जैसे ये कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति को समझ लो आप लोग। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही हमारे विषुवत रेखा पर, भूमध्य सागर पर वायु का निम्न दाब होता है। और जब हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसलिए जो उसका विषुवत रेखा है वहाँ पर निम्न वायुदाब होता है और ध्रुवों पर क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। तो पृथ्वी की टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है। पृथ्वी की चाहे घूर्णन गति हो, चाहे अच्छी गति हो, चाहे अच्छी गति, दोनों क्या है, फिक्स है। एक का घूर्णन जो होती है 24 घंटे की होती है, उसमें कोई बदलाव होना नहीं है। तो इसीलिए ये पौने क्या होती है, अस्थायी होती है। जैसे मान लीजिए कि जब विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब है तो वहां जो पवन चलेगी फिक्स रहेगी। जब पृथ्वी वायु घूर्णन करके ऊपर जाएगी तो हो सकता है वह पवन के ऊपर चली जाए, क्योंकि हमेशा जो पवनें चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अस्थायी। जैसे ऐसे समझिए, हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो दिन और रात मामला क्या है, अस्थायी है। दिन और रात मामला अस्थायी नहीं है, एक फिक्स है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। उसी तरीके से चूंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही ये पौने क्या होती है, अस्थायी होती है। पृथ्वी जिस कोण से गुजरती चली जाती है तो हवाओं की दिशा अपने तरीके से इनका बदलते रहता है और पूरे ग्लोब पर ये इनका वितरण रहता है कि कब जो है ये वाली पवन चलेगी, कब दूसरी पवन चलेगी। तो ये जो सनातनी पवनें हैं या अस्थायी पवनें, इनकी चलने की जो दिशा होती है या जो गति होती है यह अस्थायी होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो कारण होता है पृथ्वी की घूर्णन गति, और पृथ्वी की घूर्णन की वजह से ही पूरे ग्लोब पर निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब होता है, जो कि ये फिक्स है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अस्थायी। दूसरा लिखिए, अस्थानीय। सामान्य रूप से 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश उत्तर
एवं 30 डिग्री अक्षांश दक्षिण अक्षांशों वाले भाग में अक्षांशों वाले भाग में स्थानीय एवं अस्थायी पौनी चलती है। भूमध्य रेखा के समीप भूमध्य रेखा के समीप डोलड्रम अथवा या शांत पेटी का क्षेत्र होता है। व्यापारिक पौनी उष्णकटिबंधीय सागरों के पूर्वी भागों में अधिक चला करती है। कोई इधर डिस्टर्ब हुआ है, चिंता करते हुए दूसरी हेडिंग में भी पहली हेडिंग में चल रहा है, दूसरी डिस्टर्ब हो जाता पढ़ाने में केवल हेडिंग का अपना है। ठीक है, अभी वो पहले हेडिंग में ही चल रहा है, अब दूसरी हेडिंग आई नहीं है। आपको लिखना है आयन वृत्ति ऐसे लिख दो, आयन वृत्ति प्रदेशों की पेटियां या प्रदेशों की पेटी। लिखना बता रहे क्या है, बस हेडिंग काट देना है बस। हेडिंग काट देना, दूसरी हेडिंग काट हाँ। इसको आयन वृत्ति भी कहा जाता है, थोड़ा सा कठिन घुमा के आपको लिखा है। ये पेटी कहाँ पाई जाती है? 30 डिग्री अक्षांश उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच में। और अभी हम देखेंगे कि ये जो जिसको हम लोग शांत पेटी कहते हैं, हमने कल आपको पढ़ा था कि विषुवत रेखा वाले जो जिसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, ये होता है इसी एरिया को हम लोग कहते हैं शांत पेटी। शांत पेटी क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। यहाँ पे पौने कभी आपको लिखा था कि बहुत शांत, बिल्कुल शांत तरीके से चलती है, बहुत जैसे यहाँ पे आंधी वाली स्थिति नहीं आती है, बहुत धीरे धीरे। उनका मतलब कि कारण ये है कि यहाँ जो तापमान होता है इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबो चमकती हैं, तो लगातार यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है। तो तापमान ज़्यादा रहेगा तो वायुदाब क्या रहेगा? कम रहेगा। तो वायुदाब जब कम
बोल रहा था, यहाँ की जो कंडीशन इसी को शांत पेटी कहते हैं, मतलब यहाँ हवाओं का बहुत ज्यादा हलचल नहीं होता है। लिखिए इसी अगली हेडिंग डालिए। डोलड्रम भी कहा जाता है, इसको कहीं भी आपको डोलड्रम भी मिल जाएगा। नहीं ठीक है, डोलड्रम या शांत पेटी, डोलड्रम या शांत पेटी। देखिए इसका विस्तार, लिखिए इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश उत्तर और 5 डिग्री अक्षांश दक्षिण तक पाया जाता है। अधिक गर्मी के कारण वायु अधिक उष्ण होकर ऊपर को फैलती है। यहाँ अधिकांश समय तक पवनें शांत रहती हैं। पवनें शांत रहती हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को शांत पेटी अथवा डोलड्रम क्षेत्र कहते हैं। लेकिन ये शांत पेटी का क्षेत्र अनिश्चित होता है। इसके कुछ क्षेत्र में अंतर देखने को मिलता है, इसके कुछ क्षेत्र में अंतर देखने को मिलता है। लेकिन संपूर्ण क्षेत्र को शांत पेटी ही कहा जाता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि इस क्षेत्र में को हम लोग शांत पेटी डोलड्रम क्षेत्र कहते हैं। लेकिन पूरे क्षेत्र में कहीं भी थोड़ा बहुत असमानता पाई जाती है, हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत वायु चलती रही हो, लेकिन फिर भी अगर हम और क्षेत्रों से तुलना करेंगे इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, शांत पेटी ही कहेंगे। तो इसमें आपको जल्दी शांत पेटी के नाम से नहीं पूछता है, इसको याद रखना। अमेरिका के राष्ट्रपति को याद रखना कि कहाँ से बस ये विषुवत रेखा के आसपास 5 अक्षांश डिग्री उत्तर से दक्षिण दिशा पाई जाती है। चूंकि यहाँ पर मौसम हमेशा गर्म
रहता है, इसलिए हवाएं उष्ण होकर गर्म होकर ऊपर उठती हैं, नीचे क्या हो जाता है, क्षेत्र पूरा शांत हो जाता है। हवाओं की गति हमें पता नहीं लगती, इसलिए इसको डोल्ट्रम क्षेत्र या शांत पेटी कहा जाता है। शांत घाटी कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी, साइलेंट घाटी, फूलों की घाटी। चारों लोग बताओ, कोई बताए? अगर मान लो आपसे अतिरथ बुद्धि मांग लो तो दो घाटी है, एक फूलों की घाटी है, बताओ सबसे भूल गई हो। फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल। उल्टा ये पूछता है, साइलेंट वैली नाम से पूछता है केरल। चलिए व्यापारिक पौधे, दोनों गोलार्धों में आयन वृत्ति उच्च वायुदाब से विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम रहती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व तथा उत्तर पश्चिम होती है। किसमें बता रहा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व, एक जो हवा जो कोना कोने बात हो रही, जैसे तुम्हें लग रहा है कि उत्तर दक्षिण नहीं होता है, इसकी हवाएं कोने कोने से चलती है। ठीक है, अभी हम समझाते हैं। पहले क्या किए, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व तथा उत्तर पश्चिम होती है। नियमित दिशा के कारण प्राचीन काल में जलयानों के संचालन में ये हवाएं पर्याप्त सुविधा प्रदान करती थी। इसीलिए इन पवनों को व्यापारिक पवने कहा गया।
जब ये पवनें चलती हैं तो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। उपोष्ण कटिबंध में अधिक दाब के कारण पवनें नीचे उतरने लगते हैं और नीचे उतरते ही सुस्त हो जाती है। नीचे उतरने लगती हैं और नीचे उतरते ही सुस्त हो जाती है। जिससे इन स्थानों पर प्रतिचक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पछुआ पवनें लेकिन उच्च वायु दाब की पेटी से निम्न वायु दाब की पेटी की ओर उच्च वायु दाब की पेटी से निम्न वायु दाब की पेटी की ओर चलने वाली हवाओं को पछुआ पवनें कहते हैं। ये पवनें दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में चलती है। इन पवनों का प्रवाह क्षेत्र व्यापारिक पवनों से बहुत अधिक होता है। इन हवाओं का ध्रुवीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। जहां पर ये ठंडी हवाओं से मिलती हैं,
ठंडी हवाओं के मिलने से वाताग्र का क्षेत्र बन जाता है। वातावरण मतलब होता है कुहासा, क्वेश्चन लिखते ना, कुहासा, कोहरा जिसको हम लोग कहते हैं। इन वाताग्रों से चक्रवात तथा प्रति चक्रवात की स्थिति की उत्पत्ति होती है, जिससे मौसम बड़ा अनियमित हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता होने के कारण पवनें बड़े विचित्र तरीके से चलती हैं, जबकि दक्षिण भाग में या दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता होने के कारण ये पवनें बिना किसी रुकावट के काफी दूर तक चलती हैं। इन अक्षांशों में फैले विशाल समुद्र पर पवनें ग्रीष्म और शीतकाल में एक समान प्रचंड गति से चलती है। इसीलिए 40 डिग्री अक्षांश को इनकी प्रचंड गति के कारण 40 डिग्री अक्षांश को इनकी प्रचंड गति के कारण इन्हें गरजता चालीसा और 50
50 डिग्री अक्षांश को भयंकर 50 गरिष्ठता 40 भयंकर 50 और 60 डिग्री अक्षांश को चीखता शाखा कहा जाता है। चीखता शाखा कहा जाता है। घोड़े का अक्षांश किसको कहते हैं? घोड़े का अक्षांश भूल गए? अभी धोई थी पहले बढ़ेगा 30 डिग्री अक्षांश को। देखो इसलिए बता रहे हैं इसलिए याद रखना। घोड़े का अक्षांश ये कई बार सवाल पूछा है, चारों बाबू याद है? बताया ना तो घोड़े का अक्षांश जो जहाज समुद्र में जहाज कुछ घोड़े रख के आ रहे थे, समुद्र घोड़ा वो जहाज डूबने लगा तो ये लोग क्या किए, घोड़े को उतार दिए। तो उस अक्षांश के सहारे घोड़े क्या किए, किनारे जाकर रुक गए। तो 30 डिग्री अक्षांश को घोड़े का अक्षांश करते हैं। अब तुम चूज कर लो, अब बात पूछते हैं।